Hello friends, this is Ritu and welcome to study more knowledge। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में करा चुकी हूँ, उसमें मैंने अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ाया था और कुछ चीज़ें लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताई थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कुछ शर्तें, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद और व्यंजना शब्द शक्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले देख लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की क्या शर्तें होती हैं। इसमें है कि लक्षणा के लिए 3 शर्तें हैं। तो पहली क्या शर्त है इसकी? पहली शर्त है कि मुख्यार्थ में बाधा होती है, मतलब जो भी कुछ दिया होता है, कोई भी लाइन जो दी हुई होती है उसमें हम उसका मतलब मुख्यार्थ से नहीं समझ सकते हैं। उसके जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। जब मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, मतलब मुख्य अर्थ के सहारे हम नहीं पता लगा पाते उसका अर्थ, तो दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। मतलब उसके जो लक्षण होंगे मुख्य अर्थ के, उसके आधार पर हम उसका अर्थ समझ पाते हैं। तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ि होती है या प्रयोजन होता है। तो मुख्य अर्थ छोड़कर हम जो दूसरा अर्थ अपनाते हैं उसके पीछे कोई रूढ़ि या परंपरा होती है। रूढ़ि होता है परंपरा, ये मतलब जो बात पहले से ही चली आ रही है उसको हम बदल नहीं सकते, तो उसका अर्थ हम उसके आधार पर निकालते हैं, ना कि कुछ और अर्थ उसका निकालते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। पहले देख लेते हैं रूढ़ि किसे कहते हैं। रूढ़ि कहते हैं प्रयोग, प्रवाह या प्रसिद्धि को, मतलब परंपरा को भी कह सकते हैं। जैसे किसी बात को कहने की परंपरा चली आ रही है, उसका अर्थ वही समझा जाएगा, वो मैं समझूं या कोई और समझे, उसका अर्थ वही समझेगा, उसका कुछ और अर्थ नहीं समझा जाएगा। अर्थात वैसा बोलने का चलन है, तरीका है। किसी बात को कहने की जो प्रथा हो जाती है वह रूढ़ि कहलाती है। मतलब कोई भी बात है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ आपको। मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में क्या है कि 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना। तो ये रूढ़ि चली आ रही है, इसका ये अर्थ निकालने की रूढ़ि परंपरा चली आ रही है कि इसका 9 2 11 होने का जो मतलब निकालेगा कोई, वो भाग जाना ही निकालेगा, उसका मतलब कुछ और नहीं निकालेगा। जैसे इसके बदले में यदि कोई कहे कि मुझे देखते ही वह 10 20 40 हो गया, तो हम ये नहीं बोल सकते। हम केवल इसके लिए इसी मुहावरे का यूज़ करेंगे। 9 2 11 होना भाग जाने के लिए अगर कोई मुहावरा है तो वो यही है। तो इस तरह से हम रूढ़ि को समझ सकते हैं, कोई बात कहने की परंपरा। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति में अक्सर मुहावरे या लोकोक्ति आती हैं। मुहावरे आप जानते ही हैं, जिनका कोई और अर्थ निकलता है, तो उसका वो वास्तविक अर्थ वो नहीं होता है जो हम मुहावरा पढ़ रहे हैं, उसका कुछ और अर्थ निकलता है। तो इसका ये कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ि नहीं है। मतलब 10 20 40 हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि ऐसा कोई मुहावरा नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी भागने की रूढ़ि अर्थात प्रसिद्ध 9 2 11 में ही है। भाग जाना का जो मतलब है वो 9 2 11 ही है। उसके लिए हम सिर्फ यही मुहावरा यूज़ कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। अब समझ लेते हैं प्रयोजन को। प्रयोजन शब्द आगे आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रयोजन कहते हैं अभिप्राय या मतलब को, अर्थात हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो रहा है, तब उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर हम अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। जैसे हम किसी को अतिशय मूर्ख कहना चाहते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर अगर हम किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं, किसी चीज़ की अति अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? तुम मूर्ख हो। जैसे हम तुम मूर्ख हो कहना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये अति है या एक्सट्रीम लेवल का हम कह पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो
इससे मूर्खता की अतिशयता प्रकट नहीं होती है। ये तो नॉर्मली आपने कह दिया तुम मूर्ख हो, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम कहें कि तुम बैल हो, मतलब मूर्ख की जगह बैल यूज़ करें, या फिर एक होता है कोई कह देते हैं तुम गधे हो, इस तरह से बोल देते हैं। तो अगर हम ये वर्ड यूज़ करें तो ये एकदम एक एक्सट्रीम लेवल, मूर्खता का एक्सट्रीम लेवल पे आपको पहुंचा देता है कि आप उसे एक्सट्रीम लेवल पर मूर्ख कह रहे हैं, तो उसका ये मतलब निकलेगा। तो इसका अर्थ है कि तुम अतिशय मूर्ख हो, मतलब अत्यधिक मूर्ख हो तुम। तो यहाँ बैल के शब्द का प्रयोग मूर्खता की अतिशयता बताने के प्रयोजन से किया गया है। तो मतलब बैल का जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, बैल के यूज़ का जो प्रयोजन है वो मूर्खता की अतिशयता बताने का है, मूर्खता की को एक्सट्रीम लेवल पर बताना है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अब आगे क्या दिया है कि सभी मुहावरे व लोकोक्तियाँ लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। सभी मुहावरे और लोकोक्तियों में इसमें क्या है कि जो भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ होंगी वो शब्द लक्षणा शब्द शक्ति में ही आती हैं वो सभी। जैसे आप दूसरा देख सकते हैं मुहावरा, उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इस वाक्य में चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे से हमें शब्दों का मुख्यार्थ अभिष्ट नहीं है। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इससे हमें कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका दूसरा अर्थ हम समझते हैं। वो क्या है कि बड़ी लज्जा की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना बोलते हैं ना, जैसे किसी को अगर हम एम्बेरस फील कराना चाहते हैं या कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की अगर बात हमें कहनी है तो हम बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो हम बड़ी लज्जा की बात है ये ना बोलकर हम मुहावरे का यूज़ करते हैं और उसका अर्थ सामने वाला अपने आप ही लगा लेता है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार हम देख लेते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। तो प्रयोजनवती बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रूढ़ा लक्षणा देख लेते हैं। रूढ़ा लक्षणा क्या है? जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी या परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसका ये जब वाला टाइप इसी पर आधारित है। इसमें सभी मुहावरे आते हैं रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत। रूढ़ा मतलब वही परंपरा के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, जो परंपरा के आधार पर जो बरसों से चला आ रहा है, जिसको कहने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। अब इसमें भी देखें तो इसमें भी एक मुहावरा ही दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, वह हवा से बातें कर रहा है। तो यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा है। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। हवा से बातें करना मतलब उसकी स्पीड इतनी है कि वो हवा से बातें करता है, क्योंकि हवा की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम ये वाला मुहावरा यूज़ कर सकते हैं। वो सामने वाला अपने आप अर्थ निकाल लेगा इसका कि इसकी स्पीड ज़्यादा है या तेज़ गति से दौड़ता है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि वह हवा से बातें करता है, बातें कर रहा है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो हम मान लो किसी को कुछ हम कहना चाह रहे हैं और हम उसे सीधे तरीके से ना कहकर कुछ और कह रहे हैं। मान लो आप इसे एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे, जैसे कि अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है। तो इसमें क्या है, इसमें मोहन को गधे कहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब उनका मतलब क्या है? इस वाक्य में गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख लिया गया है। तो यहाँ मोहन की मूर्खता को व्यक्त करना वक्ता का प्रयोजन है। मतलब वो मोहन को मूर्ख कहना चाह रहे हैं, लेकिन मूर्ख सीधे सीधे ना कहकर वो कह रहे हैं गधा। तो प्रयोजन क्या है उनका? मूर्खता, मूर्ख कहना। उनका प्रयोजन है मूर्ख कहना। तो वो मूर्ख ना कहकर उसको गधा बोल देते हैं, क्योंकि गधे का एक लक्षण है, तो इसलिए वो मूर्ख ना बोलकर सीधे सीधे उसको गधा बोल रहे हैं। तो उसके लक्षण के आधार पर
हम यह खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसको मूर्ख बोला जा रहा है, क्योंकि गधे का ये एक लक्षण है। ऐसे ही किसी और जानवर का जिसका जो लक्षण होगा उसके आधार पर हम बोल सकते हैं किसी को। और कुछ एग्जाम्पल हम आगे भी देखेंगे। अब जैसे हम दूसरा उदाहरण देखें इसी तरह से, तो शिवाजी सिंह है। सिंह का मतलब आप जानते होंगे शेर होता है। तो यदि हम कहें कि शिवाजी सिंह है तो सिंह शब्द के मुख्यार्थ में बाधा पड़ जाती है। मतलब सिंह का मतलब जीव समझेंगे हम तो, लेकिन शिवाजी थोड़ी ना जीव है, वो शिवाजी थोड़ी ना जानवर है, शिवाजी तो आदमी है। तो हम सब जानते हैं कि शिवाजी आदमी थे, सिंह नहीं। लेकिन यहाँ शिवाजी के लिए सिंह शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। तो प्रयोजन जो है वो हमें देखना है कि प्रयोजन क्या है, सिंह कहने का प्रयोजन क्या है। तो शिवाजी को वीर साहसी बताने के लिए सिंह शब्द का प्रयोग हुआ है, वीर साहसी, क्योंकि शेर की एक भी विशेषता होती है, वीर और साहसी होता है वो। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, हम उनको वीर साहसी सीधे सीधे ना कह के हम सिंह शब्द का यूज़ करेंगे, शेर बोलेंगे उनको। तो हमारा प्रयोजन क्या है, उनको वीर या साहसी कहना। तो अब इसमें हम देख लेते हैं प्रयोजनवती लक्षणा के भी आपके 2 प्रकार होते हैं। तो 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होता है गौणी लक्षणा और एक होता है शुद्धा लक्षणा। सबसे पहले गौणी लक्षणा देख लेते हैं। जहाँ गुण सादृश्य समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ गौणी लक्षणा होता है। गुण सादृश्य मतलब जहाँ गुणों में समानता हो, जहाँ पर गुणों में समानता हो तो हम उसके बदले कोई और चीज़ की बात करें। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, चरण कमल हैं। तो चरण कमल हैं, आप क्या ये बात मान सकते हैं कि चरण कमल हैं, लेकिन यहाँ पर चरण को कमल कहना उनका कोई और ही अर्थ है इसमें। यहाँ मुख्यार्थ चरण कमल है, परंतु मुख्यार्थ में यह बाधा है कि चरण कमल कैसे हो सकते हैं। जो इसका मुख्य अर्थ निकल रहा है तो वो तो यही है कि चरण कमल हैं, लेकिन ये बाधा ये है कि चरण कमल तो हो नहीं सकते। तो इसका लक्षण के आधार पे हम मतलब निकालेंगे। लक्ष्यार्थ यह लिया जाता है कि चरण कमल जैसे कोमल हैं, ना कि वो कमल हैं। वो कोमलता है, जैसी कमल की कोमलता है वैसे ही चरण कोमल है। तो यह अर्थ सादृश्य संबंध के कारण लिया जाता है। मतलब समान गुण हैं, कमल में भी वही गुण है और चरणों में भी वही गुण है, तो हम चरणों को कोमल ना बोलकर हम कमल बोल देते हैं। अतः यहाँ गौणी लक्षणा है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हरीश शेर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही मतलब है कि हम हरीश को बहादुर बोल रहे हैं, तो हम बहादुर ना बोलकर उसके स्थान पर हम शेर का यूज़ कर देते हैं, शेर शब्द का। तो अब इसमें क्या है, गौणी लक्षणा के भी 2 प्रकार हैं आपके, सारोपा लक्षणा और साध्यवसान लक्षणा। प्रयोजनवती का दूसरा हम टाइप देख लेते हैं, ये है शुद्धा लक्षणा। जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार यथा समीपता, साहचर्य, आधार अधेय संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया हो, तो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। इसका मतलब ये है कि अभी लास्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा, गौणी लक्षणा में क्या था कि वहाँ पर गुणों की समानता के आधार पर हम उसका अर्थ निकाल रहे थे। गुणों में जो समानता है उसके आधार पर अर्थ निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हमें उस चीज़ को छोड़कर या तो हमें समीपता देखनी है या साहचर्य, वो एक दूसरे पर कितने डिपेंड है, आधार आधेय संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया हो। तो एक एग्जाम्पल उसमें से हम देख लेते हैं, मेरे सिर पर क्यों खड़े हो। तो ये क्या है, सामीप्य संबंध है इसमें, मतलब वो उसके समीप है। वो उसे ये ना बोलकर कि तुम इतने पास क्यों हो मेरे, वो उसे सीधे सीधे ये बोल रहा है कि मेरे सिर पर क्यों खड़े हो। तो इसका मतलब ये निकलता है मेरे इतने पास क्यों खड़े हो तुम। तो इसमें ये सामीप्य संबंध दिखाता है, मतलब वो उसके इतने समीप है।
तो उसके लिए हम सीधे सीधे वो ना बोलकर हम ये बोल देंगे कि मेरे सिर पर क्यों खड़े हो। उसके लक्षण के आधार पर हम अर्थ निकाल लेते हैं। तो शुद्ध लक्षणा के भी दो प्रकार हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। बाकी आप इनके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, तो मैं एक बार टाइप्स बता देती हूँ कि किस तरह से हम इनके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले देखा था हमने लक्षणा। जो ये लक्षणा शब्द शक्ति है, इसके दो टाइप थे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। तो जो आपकी रूढ़ा लक्षणा है, इसका तो कोई टाइप नहीं है, बाकी ये इसके टाइप्स होते चले जाते हैं। जैसे प्रयोजनवती के आपके दो टाइप हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा गौणी लक्षणा और एक हो जाएगा आपका ये शुद्धा लक्षणा। और फिर गौणी लक्षणा के भी दो टाइप हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। गौणी लक्षणा के होंगे आपके सारोपा और साध्यावसाना, और शुद्धा के होंगे आपके ये उपादान और लक्षण लक्षणा। तो इस तरह से आप इनके टाइप्स को समझ सकते हैं। तो रूढ़ा लक्षणा का कोई टाइप नहीं होता है, बाकी ये प्रयोजनवती के ही टाइप्स नीचे डिवाइड होते चले जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं भाई क्या बचा है इसमें। अभी यहाँ आपका अभिधा शब्द शक्ति हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब थर्ड टाइप है हमारा व्यंजना शब्द शक्ति। क्योंकि थ्री टाइप्स की सब शक्तियाँ बताई थी मैंने आपको। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, उनके भेद भी पढ़ चुके हैं। अब लास्ट बचता है आपका व्यंजना शब्द शक्ति, इसको हम समझ लेते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? जब किसी शब्द से विपरीत अर्थ का बोध ना तो मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्ष्यार्थ से होता है। अभी हमने अभिधा में क्या पढ़ा था कि अभिधा में मुख्यार्थ से ही हमारा अर्थ निकल जाता है। मतलब जो लाइन दी हुई है उसी से हम अर्थ समझ लेते हैं, वो अर्थ सभी के लिए समान होता है। और लक्षणा शब्द शक्ति में हमने क्या पढ़ा था कि हमने मुख्यार्थ से हटकर उसमें लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन व्यंजना में दोनों से हटकर कोई अलग अर्थ आता है, जिसे व्यंग्यार्थ भी बोलते हैं। जैसे कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो। जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। वाक्य तो साधारण होगा, हमें सिंपल लगेगा कि इसका कोई मतलब ज़्यादा गहरा मतलब नहीं है, लेकिन जो सुनने वाला होगा उसके आधार पर वो अपने अपने अर्थ निकालेंगे। जो भी सुनने वाले होंगे अलग अलग उसका अर्थ निकालेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये जो होगा, ये भाव जो होगा व्यंग्यार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है सुबह के 8 बज गए। सुबह के 8 बज गए, हमें तो ये सिंपल वाक्य लग रहा है, साधारण वाक्य लग रहा है, लेकिन इस वाक्य का हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा। जैसे कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य रात के समय पहरेदारी करना है, तो वह इसका अर्थ लेगा कि अब उसकी छुट्टी हो गई है। और एक साधारण कार्यालय जाने वाला व्यक्ति, जो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, उसका अर्थ लेगा कि अब उसे ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है। एक गृहिणी महिला इसका अर्थ अपने घर के कार्य से जोड़कर देखेगी कि उसे घर के कार्य करने हैं। बच्चे इसका अर्थ अपने विद्यालय जाने के समय के रूप में लेंगे, और पुजारी इसका अर्थ सुबह के पूजा पाठ से लेंगे। तो इसका अर्थ सभी ने अलग अलग लगा लिया है, लेकिन हमें वाक्य लग रहा है बिल्कुल सीधा साधा कि सुबह के 8 बज गए। तो यही होता है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंग्यार्थ के आधार पर यहाँ पर अर्थ ग्रहण किया जाता है।
जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल समझें, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए, तो प्रधानाचार्य जी ने तो कहा 4:30 बज गए, लेकिन पुजारी के अकॉर्डिंग क्या है कि संध्या हो गई है, शाम हो गई है, मतलब उन्हें जो भी करना होगा, पूजा पाठ की जो करनी होगी, उनके अकॉर्डिंग वो समय हो गया है। तो ऐसे ही शाम के 4 अगर बजते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लोग अलग अलग आंसर अपना निकाल लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं। अब व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रकार हैं, एक तो होता है शाब्दी व्यंजना और एक होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना अगर हम देखें तो वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वह शाब्दी व्यंजना होती है। मतलब शब्द विशेष का यहाँ पर काफ़ी महत्व है। शब्द अगर हम वो वाला हटा देंगे, कोई और शब्द उसकी जगह रख देंगे तो उसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा और वो बात नहीं रहेगी उसमें। जिस तरह से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। इसमें अगर आप देखें तो पानी के 3 अर्थ हैं, पानी के हैं इसमें 3 अर्थ। तो अगर हम पानी के उन 3 अर्थों को यहाँ पर रखें तो ये अर्थहीन हो जाएगा वाक्य, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। जैसे पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, तो पहला अर्थ तो है मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में इसका मतलब विनम्रता से है। दूसरा अर्थ इसका निकल रहा है आभा या तेज से है, चमक से है, क्योंकि इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं रहता। तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे या चूने से जोड़कर दिखाया गया है, नहीं चूना नहीं, आटे से ही जोड़कर दिखाया गया है। तो अगर हम इनके जगह ये वाले शब्द का यूज़ करें, विनम्रता, चमक और जल, अगर हम इनको यूज़ करें तो ये वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, मतलब व्यंजना नहीं रह पाएगी इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में ही होती है। अब जैसे पानी के 3 अर्थ हैं, इस तरह के ही शब्दों में आपको ये व्यंजना शब्द शक्ति मिलेगी। तो शाब्दी व्यंजना के प्रकार कितने हैं, लक्षणामूला शाब्दी और अभिधामूला शाब्दी। अब देख लेते हैं हम दूसरा टाइप, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में शब्द का काफ़ी महत्व है, और आर्थी व्यंजना जैसा कि हम आप नाम से समझ सकते हैं तो इसमें अर्थ का महत्व है। तो वह व्यंजना जिसमें व्यंग्यार्थ किसी शब्द पर आधारित ना होकर उसके अर्थ से ध्वनित होता है। मतलब लास्ट में क्या था, शब्द पर डिपेंड था, अब इसमें क्या है, अर्थ पर डिपेंड है। यह केवल अर्थ की विशिष्टता के कारण संभव होती है, इसलिए शब्दों को बदलने पर भी व्यंजना में अंतर नहीं आता। लास्ट वाले में हम क्या, शाब्दी व्यंजना में अगर हम शब्द को बदल दें तो वह अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम शब्दों को बदल दें तो उसका वही मीनिंग रहेगा, मतलब शब्द को बदलने से मतलब उसका पर्यायवाची हम यूज़ कर सकते हैं उस शब्द के बदले। तो जैसा कि इसमें यह है, शब्दों को बदलने पर भी व्यंजना में अंतर नहीं आता, बशर्ते अर्थ ना बदले। उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मतलब पर्यायवाची हम यूज़ कर सकते हैं, अर्थात शब्द का पर्याय रखने पर भी अंतर ना रहे। जैसे हम इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणी के प्रण में, हमें भेज देती हैं रण में, शात्रु धर्म के नाते। तो ये मैथिली शरण गुप्त की लाइनें हैं। इस पद्य से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो हम उनके इस पुण्य से कार्य में बाधक नहीं होती। मतलब जो 2 सखी हैं, ये अपने जो उनके पति हैं, रणभूमि में जाने से लेकर कुछ इसका मतलब है, तो उनका ये कहना है कि उनका चुपचाप चले जाना उचित नहीं था। यह है प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के गृह त्याग का है। तो बुद्धदेव ने गृह त्याग किया था, तो उसका ये मतलब निकल रहा है। तो अगर हम इसकी जगह अगर हम इसके पर्यायवाची शब्दों का यूज़ करें तो इसका अर्थ नहीं बदलेगा और तभी भी इसमें आर्थी व्यंजना रहेगी। तो यही इसका मतलब है। अब बाकी इनके हम बीच में कुछ अंतर हम देख लेते हैं।
जिससे कि अच्छे से समझा जा सके। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसमें हम देख लेते हैं कुछ मुख्य अंतर। तो अभिधा में मुख्य अर्थ प्रकट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपकी लाइन दी हुई है, जो वाक्य दिया हुआ है, उसका वही अर्थ निकलता है। हर व्यक्ति उसका उसी अर्थ में अर्थ ग्रहण करेगा। लेकिन लक्षणा में शब्द के मुख्य अर्थ से अलग उसी के लक्षण के आधार पर अर्थ प्रकट होता है। जो शब्द है उससे अर्थ ना निकल के उसके लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। और व्यंजना में क्या है, व्यंजना में मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से अलग अन्य अर्थ प्रकट होता है। इन दोनों से हटकर अन्य अलग अर्थ प्रकट होता है। अब दूसरा देख लेते हैं। अर्थ इसमें निश्चित होता है, बदल नहीं सकते। दूसरे में अर्थ निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसके लक्षण के आधार पे जो अर्थ निकलेगा वही अर्थ होगा उसका। तो इसमें प्रसंग के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। जो भी वाक्य में जो भी प्रसंग दिया हुआ है उसके आधार पर। और थर्ड है, इसमें अर्थ निकालने हेतु किसी अन्य शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता, सीधा सीधा उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का सहारा लेना पड़ता है लक्षणा शब्द शक्ति में, क्योंकि वाक्य हम साधारण सा देखेंगे लेकिन उसके अर्थ के आधार पर हम उसके लक्षण के आधार पर हम अर्थ निकालेंगे। और इसमें दोनों का सहारा लेना पड़ता है, अभिधा का भी और लक्षणा शब्द शक्ति का भी। तो ये था शब्द शक्ति पर लास्ट वीडियो। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। तो शब्द शक्ति यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।